नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेरठ में प्रयागराज में हुए शंकराचार्य से जुड़े विवाद को लेकर एक भाजपा नेता का तीखा बयान सामने आया। उन्होंने सरकार के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके व्यवहार से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। नेता का कहना था कि प्रयागराज जैसी पवित्र तीर्थ नगरी में कुछ अधिकारी अमर्यादित और अहंकारी रवैया अपनाए हुए हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है। शिष्यों के साथ बदसलूकी और अपमानजनक आचरण को उन्होंने आस्था पर सीधा प्रहार बताया और इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। वहीं मेरठ के लावड़ नगर पंचायत में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कंबल देने के नाम पर महिलाओं को पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े बांटे गए। ठंड से राहत की उम्मीद लेकर पहुंची महिलाओं ने जब कपड़े देखे तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए विरोध शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर जनप्रतिनिधि पहुंचे और महिलाओं को शांत कराने का प्रयास किया। बाद में तत्काल कंबलों की व्यवस्था कर कुछ महिलाओं को कंबल वितरित किए गए, जिससे हालात कुछ हद तक संभले। साथ ही बाकी महिलाओं को भी जल्द कंबल देने का आश्वासन दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और नगर पंचायत की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। तो मुजफ्फरनगर से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि युवक ने एक धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी साझा की, जिससे हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश फैल गया। जैसे ये टिप्पणी सामने आई, स्थानीय हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से शिकायत की। इसके बाद संगठनों के प्रतिनिधि बुढ़ाना कोतवाली पहुंचे और युवक के खिलाफ लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। थाना में आने का कारण मेरा ये था, एक उमर पुत्र अकरम बुढ़ाना निवासी है। वो लड़का वीडियो बना रहा कई दिनों से, रोस्टिंग वीडियो डाल रहा, किसी पे वीडियो डाल रहा बना के। उन्होंने हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी। उसमें उनकी जो जन्म से ही उनकी आंखें नहीं है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक भड़काऊ वीडियो बनाया। बहुत गलत है, मजाकिया टाइप से मजाक बना दिया उनका। तो उसमें हमारे लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदुओं की दिलों को, आस्थाओं को आहत पहुंची है, जिससे हम इस सब पे आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जिससे हमने यहाँ पे एक FIR की है उसके नाम की। हम उसके खिलाफ कड़ी से कानूनी कार्रवाई करिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करिए। आगे से वो ऐसा काम ना करे और आने वाले सभी भाइयों को ये संदेश पहुँचे कि ऐसा काम ना करें। थाना में आने का कारण मेरा ये था। उधर नोएडा से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। 16 जनवरी को एक बेसमेंट के गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही मृतक की गाड़ी पानी में डूबी हुई थी, जिसे बाहर निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। जिले का दमकल विभाग और नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन गाड़ी को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बाद NDRF ने मोर्चा संभाला और करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया गया। NDRF की इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। यह ऑपरेशन बेहद जटिल था, लेकिन टीम की मेहनत और तकनीकी दक्षता से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। SIT की लंबी बैठक खत्म हो गई है। नोएडा प्राधिकरण में 2 चरणों में जांच की जाएगी। दस्तावेज और अधिकारियों से पूछताछ भी होगी। तो नोएडा से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आई है। विशेष जांच टीम की लगभग 2 घंटे तक बैठक चली और टीम नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय से बाहर निकल गई। बताया गया कि जांच प्रक्रिया 2 चरणों में की गई, जो दोपहर करीब 12 बजे से शाम 7 बजे तक चली। इससे पहले टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और उसके बाद दोबारा नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों से जानकारी जुटाई थी। विशेष जांच टीम पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह टीम अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट 5 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को सौंपेगी। जांच के नतीजों पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बिल्डर को न्यायालय में पेश किया है, जहां पुलिस की मांग पर अदालत ने 1 दिन की रिमांड मंजूर की। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस बिल्डर से गहन पूछताछ करेगी और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाएगी। इसके साथ ही पुलिस बिल्डर की कंपनी में शामिल अन्य निदेशकों की भूमिका की भी जांच करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पूरे मामले में और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा से पुलिस की एक बड़ी सफलता सामने आई है। नोएडा पुलिस ने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देती थी। पुलिस ने मौके से ठगी के पैसों से खरीदे गए सोने के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला अपने पति के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम देती थी। वो ऑनलाइन चैटिंग के दौरान स्क्रीन शेयरिंग का सहारा लेकर पीड़ितों के बैंक खाते से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर लेती थी। पहचान छिपाने के लिए महिला मोबाइल के फ्रंट कैमरे पर बिंदी लगाकर रखती थी, ताकि कैमरे में चेहरा साफ न दिखे। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने आरोपी महिला को सेक्टर 119 क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ADCP के नेतृत्व में ACP और थाना 113 पुलिस द्वारा एक साइबर ठगी का खुलासा किया गया है, जिसमें एक महिला अपने पति विक्रांत के साथ मिल करके तमाम ATM कार्ड, डेबिट कार्ड का दुरुपयोग करके ऑनलाइन फ्रॉड करती थी और इसके माध्यम से ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे ब्लू स्टोन और अन्य जगह से परचेजिंग किया करती थी। दूसरे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। इसमें मुख्य रूप से HDFC का उसने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और बैंकिंग UPI का भी फ्रॉड करके इस्तेमाल किया करते थे। ये दोनों परिवार फेसबुक ID के माध्यम से लोगों की डिटेल्स लिया करते थे और उसके बाद उसका यूज पर्सनल गेन के लिए किया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने एक जो ज्वेलरी ग्रुप है उनसे परचेजिंग की और अब ये पकड़े गए हैं। इनके पास से पूरी बरामदगी हुई है, गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर उधर गाजियाबाद में आगामी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बैंड की ओर से राष्ट्रगान और वंदे मातरम की मधुर गौरवपूर्ण धुनों के माध्यम से देश प्रेम का संदेश दिया जाएगा। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से की गई है। इस अवसर पर RPF अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन यात्रियों के बीच राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रतिदिन लाखों यात्रियों के आवागमन वाले स्टेशनों पर इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के मन में देश के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सम्मान की भावना को मजबूत किया जा सकेगा। कार्यक्रम के माध्यम से उन वीर शहीदों को भी स्मरण किया जाएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रेलवे सुरक्षा बल और GRP के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल करना है। गाजियाबाद के बाद यह कार्यक्रम अन्य बड़े स्टेशनों जैसे निजामुद्दीन सहित कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, ताकि देशभक्ति का यह संदेश जन जन तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, ये आगामी जो गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में 150वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वंदे मातरम का आयोजन किया गया है। इसके लिए हमारे जो आला अधिकारी हैं, मैं उनका सभी का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें गाजियाबाद एक पहला स्टेशन है जहां पर ये किया जा रहा है। इसके बाद अन्य स्टेशनों पर भी ये किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है हमारा कई उसमें प्रस्तावित ये है कि जो हमारे स्टेशन से कई लाखों यात्री आवागमन करते हैं, उनके दिलों में देश के प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा उनके देश के प्रति जागृति उत्पन्न हो और देश को वो जो है एक सच्ची सद्भावना से हम लोग उनको याद कर सकें। उन बलिदानों को जिन्होंने वीर शहीदों ने जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनके बलिदानों को हम याद कर सकें। तथा प्रत्येक तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरफ बुराइयां चल रही हैं उसमें एक अच्छाई का करने का प्रयास रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं GRP, RPF सभी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलकर के हम लोगों ने एक जगह प्रस्तावित की है, वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और इससे हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम सभी यात्रियों में, सभी लोगों में एक जागरूकता, जिसके भारत माता के प्रति और राष्ट्र के प्रति की सद्भावना और समर्पित होने की जो भावना है, जो अभी आगामी दिनों में देखने में आएगी कि और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल। वहीं गाजियाबाद के मोहन नगर थाना क्षेत्र के साइट 2 स्थित हर्षा कंपाउंड में उस समय हड़कंप मच गया जब AMX मेडिकल सिस्टम फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई।
आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फायर स्टेशन कोतवाली को टेलीफोन के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आग फैक्ट्री परिसर में तेजी से फैल चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न फायर स्टेशनों से अतिरिक्त दमकल वाहनों को नोएडा से एक वाटर बाउजर मंगाया गया। कुल 10 फायर टेंडरों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। पानी की कमी होने पर नगर निगम कटोरी मिल से बार बार पानी मंगवाया गया। आग बुझाने में फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल बड़ी बाधा बनी, जिसके चलते हाइड्रा की सहायता से दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद फोम और बीए सेट का प्रयोग कर चारों ओर से आग को घेरते हुए कड़ी मशक्कत के बाद उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में एक्सरे मशीन और अन्य उपकरण बनाए जाते थे, जबकि बेसमेंट में प्लास्टिक बैग का भंडारण था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। फायर सर्विस की तत्परता से आग आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक ली गई। फिलहाल फैक्ट्री परिसर में कूलिंग का कार्य जारी है। आज समय शाम लगभग 17:40 में फायर स्टेशन साहिवाल से सूचना प्राप्त हुई। AMX मेडिकल सिस्टम जो कि मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हर्षा कंपाउंड में पड़ता है, उसमें आग लगी है। फैक्ट्री में एक्सरे मशीन्स और एक्सरे शीट्स थी, साथ ही बेसमेंट में बैग बनाने का स्टोरेज कर रखा था, जिसमें पूरी तरह से आग फैली हुई थी। सभी फायर स्टेशन से और एक गाड़ी नोएडा से लगभग 10 गाड़ियों की सहायता से आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2.5 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है। साथ ही जो अन्य स्टेशन की गाड़ी हैं वो वापस भेज दी गई। कूलिंग कार्य प्रचलित है। आज समय शाम लगभग 17:40 में फायर स्टेशन साहिवाल से सूचना प्राप्त। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, मोहन नगर की AMX मेडिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजियाबाद का मोहन नगर ये MX मेडिकल सिस्टम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसमें 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर जो है वो काबू पाया। आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये मोहन नगर इलाका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ही है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कई फैक्ट्रियां जो है वो यहाँ पर बराबर में लगातार कई फैक्ट्री भी है। इसमें कंपाउंड साइट 2 में MX मेडिकल सिस्टम जो है, जिसमें फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें देर रात अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर वहां पर आग बुझाने की काफी ज्यादा प्रयास करते रहे। हालांकि 10 गाड़ियों पहुंचने के बाद जो है कि देर रात को आग पर काबू पाया है। आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री जो है वो मोहन नगर से प्लाट संख्या 128 में आग लगी थी और सूचना मिलने के बाद तुरंत गाजियाबाद की फायर विभाग ने ये मोर्चा संभाला और उसके बाद अलग अलग स्टेशनों से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी और उसके बाद वहां पर आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था और पूरी फैक्ट्री में आग जो है वो काफी ज्यादा फैल चुकी थी, जिसके कारण आग बुझाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और काफी मशक्कत करने के बाद 10 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया था, जिसके बाद आग लगने की हालांकि पूरी जानकारी जो है वो नहीं मिल सकी है। फिलहाल फैक्ट्री में कूलिंग का कार्य जारी है और पूरी तरीके से जो उपकरण थे अंदर में, जो प्लास्टिक के उपकरण थे, भंडार था प्लास्टिक का, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। यानी अजीत, अभी कहा जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो अब काबू में कर ली गई हैं और स्थितियां सामान्य होती हुई भी नजर आ रही हैं। हाँ देखिए बिल्कुल, देर शाम को जब भारी तादाद में अलग अलग, हालांकि बगल के जिले की भी मदद ली गई थी और नोएडा से भी जिले से एक वाटर बाउंसर जो होता है, जो फायर गन होती है, उसकी भी मदद ली गई थी। हालांकि काफी मशक्कत, आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसके बाद हाइड्रा की मदद से दीवार को तोड़कर उसमें अंदर जो है वो गाड़ियां पहुंची और उसके माध्यम से चारों ओर आग जो है वो घेर कर कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि फैक्ट्री में एक्सरे मशीन और उपकरण बनाए जाते थे, जबकि बेसमेंट में प्लास्टिक का बैग का जो भंडार था, जो आग में पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया। फायर सर्विस गाजियाबाद की सर्विसता से ये जो आग है उस पर काबू पाया गया है। फिलहाल अभी फैक्ट्री में कूलिंग का कार्य जो है वो जारी है कि कहीं भी दोबारा से किसी तरीके की घटना ना हो सके, इसको लेकर के कूलिंग का जो है अंदर कार्य चल रहा है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो मोहन नगर की AMX मेडिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो 10 फायर टेंडरों और हाइड्रा से आग पर काबू पा लिया गया है। स्थिति सामान्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी यहाँ पर दमकल विभाग और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के भोपुरा क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां एक परिवार कड़ाके की ठंड में सड़क के बीच बने डिवाइडर पर रहने और रात बिताने को मजबूर है। खुले आसमान के नीचे गुजरती गाड़ियों के बीच जीवन गुजार रहा ये परिवार प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जबकि शासन स्तर पर जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यह परिवार कई महीनों से उसी डिवाइडर को अपना ठिकाना बनाए हुए है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है और अब तक किसी भी अधिकारी या सामाजिक संस्था ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। उन्हें ना तो रैन बसेरों की जानकारी दी गई और ना ही वहां पहुंचने की कोई पहल हुई। रात के समय ठंड, वाहनों की तेज आवाजाही और दुर्घटना का खतरा हर पल बना रहता है, फिर भी मजबूरी में परिवार वहीं रहने को विवश है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है, बल्कि मानवीय संवेदना और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उधर गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान सायरन बजाती और लाल बत्ती लगी एक कार को रोका। पुलिस को कार की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद कई किलोमीटर तक पीछा कर वाहन को पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि कार पर नियमों के खिलाफ लाल बत्ती, सायरन और काली फिल्म लगी हुई थी, जबकि मौके पर कोई भी अधिकृत सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था। पूछताछ में सामने आया कि कार निजी उपयोग में लाई जा रही थी और देर रात कुछ लोग इसे घुमाते हुए एक्सप्रेसवे पर तेज आवाज में सायरन बजा रहे थे। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में लाल बत्ती लगाकर खुद को अधिकारी दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। यातायात पुलिस ने इसे गंभीर नियम उल्लंघन मानते हुए कार का चालान किया और वाहन को सीज कर दिया। इसके साथ ही कार में सवार सभी लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना परिसर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बीते 17 जनवरी को एक युवक पर स्कूल के मैदान में कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया और हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इस घटना की शिकायत देने के बावजूद कई दिनों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि बार बार संपर्क करने पर भी थाना स्तर पर उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई और फोन कॉल भी बीच में काट दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस की इस लापरवाही से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो कई दिनों तक थाना परिसर में ही रहकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रीय पर्व के दिन भी वही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना है और वो नहीं चाहते कि इस तरह के मामलों को लेकर समाज में तनाव या विभाजन की स्थिति बने। मैं बताना चाहूँगा 17 तारीख को एसडी कॉलेज में खेल के मैदान में खेल देखने की बात को लेकर कुछ लड़कों में झगड़ा हुआ था। उसमें एक पक्ष जो संजय शर्मा जी हैं उनके तहरीर पे संज्ञान में आया कि झगड़ा हुआ। उस पर नई मंडी पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया। उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके तरफ से पैरवी करने वाले संगठन के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर थाने पर आए हैं, जिनका नई मंडी थाना प्रभारी के व्यवहार को लेकर शिकायतें हैं। उनसे लगातार पॉजिटिवली वार्ता की जा रही है। कुछ बिंदु पे सहमति भी बन गई है। अभी जो फाइनल है चीज़ों को उच्च अधिकारियों से वार्ता करके उनको अवगत भी करा दिया गया, सकारात्मक दिशा में है और शीघ्र ही चीज़ों को समाप्त कर। 17 तारीख की बात है। अपने विश्व हिंदू परिषद के जिले के सह संपर्क प्रमुख है संजय शर्मा जी। उनका बेटा एसडी कॉलेज के मैदान में था। उस पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार लेकर वार किया, हवाई फायरिंग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देकर गए। उसके संबंध में संजय जी ने आके इस मंडी थाने में एक तहरीर दी और तहरीर देने के बाद 17 के बाद आज तक 20 तारीख तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं। मैं 18 तारीख से लगातार कोतवाल साहब को फोन कर रहा हूं, भाई साहब इस विषय को देख ले, ये जातिवाद का रूप धारण न कर ले, इस विषय को गंभीरता से समझे, जिले का माहौल खराब ना हो, आप इसे देख लें। परंतु
फोन 20 सेकंड 30 सेकंड में ही फोन अपने कोतवाल साहब काट दें। वो आम आदमी का तो क्या सुनते होंगे, जो संगठन की व्यक्ति की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। आज मैंने अंतिम बार उन्हें कॉल किया, भाई साहब आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की और लगता है हमें धरना देना पड़ेगा। तो कोतवाल साहब कह रहे आ जाओ, यानी कि धरने से भी इन पे कोई प्रदर्शन नहीं, धरने से भी इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, उधर नोएडा शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा सामने आया है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 142 इलाके में एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार एक बच्चे सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाकर किनारे कराया गया ताकि यातायात बाधित न हो। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कुछ ही समय में सड़क पर यातायात सामान्य कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और यह गंभीर दुर्घटना हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।